गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में से जैव अणु चैप्टर में से आज का टॉपिक होगा वो पॉलीसेकेराइड्स होगा। पॉलीसेकेराइड्स, इसके पहले आपने मोनोसेकेराइड्स पढ़ा हुआ है और आज पढ़ेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स। तो देखिए बेटा, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है नंबर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स होता है बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स अटैच हो, और सेकेराइड्स मीन्स सेकेराइड्स होते हैं। तो जब मोनोसेकेराइड्स के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। ठीक बेटा, तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पॉलीसेकेराइड्स एक नेचुरल पॉलीमर्स है, मीन्स प्राकृतिक बहुलक है पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, जो पॉलीसेकेराइड्स होता है एक प्राकृतिक बहुलक होता है, मीन्स कह सकते हैं इसको नेचुरल पॉलीमर्स होता है। इसमें से हजारों, बहुत ज्यादा मात्रा में हजारों मोनोसेकेराइड्स इकाइयां ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बेटा कौन से बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। बेटा क्या जुड़ी होती हैं? मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां होती हैं। मोनोसेकेराइड्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, तो एक मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उसमें से हजारों संख्या में मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी एक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस बंध का नाम दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बंध दिया गया है। तो दो आपके मोनोसेकेराइड्स हैं, तो या बहुत ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं, वो सभी मोनोसेकेराइड्स आपके किस बंध द्वारा अटैच होते हैं? दोनों एक दूसरे से वो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स कह सकते हैं टू आर मोर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच टू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लियर बेटा? अब देखिए जो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस जुड़े होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है इनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N होता है बेटा। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है, पॉलीसेकेराइड्स का होता है। अब बेटा देखिए इसमें से C6H10O5 ये किसका फॉर्मूला होता है? N क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला स्टार्च होता है, स्टार्च जनरल फॉर्मूला है होल N। अब इस तरह के ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स होंगे, वो आपस में जुड़े होंगे। किससे बेटा जुड़े होते हैं आपस में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से जो कंपाउंड पूरा बनकर तैयार होता है उसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब बेटा देखिए N क्या है यहाँ पर? N = क्या होता है बेटा? बेटा जो N = होता है वो 12 से लेकर के हजारों संख्या में इसका नंबर होता है। हजारों संख्या में इसका नंबर होता है। मीन्स स्टार्टिंग कहां से? 12 से, और N = हजारों संख्या में होता है। जैसे बेटा यहाँ पर N = क्या रखा गया? 12 रख सकते हैं, 13, 14, 15 हजारों संख्या में इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका पूरा बन जाता है ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं। मीन्स बहुत ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़ करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स बताते हैं। क्लियर बेटा? अब बेटा बात करते हैं इसमें से इसके कलर की कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। तो बेटा जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो रंगहीन होते हैं, मीन्स कलरलेस होते हैं मोनोसेकेराइड्स होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो कैसे होते हैं बेटा? ये कलरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं, तथा ये ऐसे होते हैं जल में अविलेय होते हैं। ठीक बेटा, ये जल में अविलेय होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं। तो कलरलेस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं एंड जल में अविलेय होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर बेटा? अब देखिए जो ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड्स के कई एग्जांपल्स होते हैं बेटा। जैसे देखिए पॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल होता है आपका स्टार्च पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। बेटा ये इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके, इसके बेटा होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं। स्टार्च होता है आपका, सेल्यूलोज होता है एंड ग्लाइकोजन होता है, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब बेटा सबसे पहले अगर बात करें स्टार्च की, बेटा सबसे पहले बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। ये पौधों में, जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन मतलब मीन्स क्या होता है? अपना ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। जो ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं तो वो स्टार्च के रूप में उसको इकट्ठा करते हैं, संचित करके रखते हैं। तो बेटा क्या हुआ? जो स्टार्च होता है ये एक पॉलीसेकेराइड्स होता है, और जो प्लांट्स होते हैं
ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं तो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक बेटा, ये अनाजों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, काफी मात्रा में पाया जाता है अनाजों में। और बेटा इसका क्या होता है, जो स्टार्च होते हैं इसका एंजाइमों के द्वारा जल अपघटन कर दिया जाता है और जल अपघटन करने पर डी ग्लूकोज बनता है। किसके द्वारा बेटा जब इसका जल अपघटन किया जाता है, इसका जल अपघटन कर दिया जाता है एंजाइमों की उपस्थिति में, और जब एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं इसका, ये डी ग्लूकोज बनाता है। आइए बेटा इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग डी ग्लूकोज की। देखिए बेटा, जैसा कि हमने बताया आपको, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनको एंजाइमों की उपस्थिति में, पॉलीसेकेराइड्स मींस यहाँ पर हम स्टार्च की बात कर रहे हैं, स्टार्च को अगर एंजाइमों की उपस्थिति में जल अपघटन कर दिया जाता है तो जल अपघटन के पश्चात वो ग्लूकोज फॉर्म करता है, डी ग्लूकोज फॉर्म करता है, मींस मोनोसेकेराइड बनने लगते हैं। देखिए बेटा, स्टार्च का फॉर्मूला होता है आपका C6H10O5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टार्च है या इसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स, एक पार्ट पॉलीसेकेराइड्स का होता है, और इसको हम करते हैं जल अपघटन, H2O से बेटा इसको रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब H2O से रिएक्शन करते हैं, हमने बताया आपको कि एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा हो जाएगा, एमाइलेज, एमाइलेज। बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति हमने वर्क किया हुआ है, मींस इसका जल अपघटन कर रहे हैं तो बनता है माल्टोज बन जाता है बेटा। माल्टोज फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ये बेटा होता है माल्टोज होता है। और माल्टोज का फिर से हम कर देते हैं एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कर देते हैं, तो बेटा इसका जब कर देते हैं हम लोग फिर से करते हैं माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टेज, तो जब माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करते हैं फिर से बन जाता है आपका C6H12O6, बेटा ये होता है आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज बनता है आपका। तो बेटा यहाँ पर क्या था, ये होता है आपका माल्टोज, ये होता है आपका माल्टोज होता है। यहाँ क्या गया बेटा, स्टार्च लिया गया, स्टार्च है, स्टार्च का किया गया जल अपघटन किया गया, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन बेटा किया गया इसका, और जल अपघटन करने के बाद बनता अपना माल्टोज, माल्टोज का बेटा कर देते हैं फिर से जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो बन जाता है बेटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म होता है वो भी डी ग्लूकोज फॉर्म होता है। इससे पहले पीरियड बेटा हमने आपको जहां पर डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था वहां पर मैं बताया था आपको डी ग्लूकोज क्या होता है और एल ग्लूकोज क्या होता है। क्लियर बेटा, वहां से आप समझ सकते हैं वो वीडियो देख करके, इसमें से डी ग्लूकोज कौन सा है, एल ग्लूकोज कौन सा, यहाँ पर डी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। क्लियर बेटा, अब देखिए जो स्टार्च होता है, स्टार्च बेटा अल्फा डी ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। क्लियर बेटा, और इसमें से इसे दो घटकों में डिवाइड कर दिया गया है। किसे डिवाइड किया गया बेटा, स्टार्च को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बेटा किसमें डिवाइड किया गया है, देखिए यहां से देखिए, स्टार्च होता है आपका, बेटा स्टार्च है, दो पार्टों में इसको हमने बताया कि इसको क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। इसका बेटा पहला पार्ट होता है एमाइलोज, एमाइलोज, और दूसरा बेटा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन होता है बेटा। दो पार्ट्स होते हैं स्टार्च के, दो पार्ट्स में से क्लासिफाइड कर दिया गया बेटा। इसमें से दो पार्ट निकलते हैं, एक होता है एमाइलो, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों ही स्टार्च होते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर बेटा ये कितना होता है, ये 15% से 20% तक इसमें से प्रेजेंट होता है, स्टार्च में से होता है। और बेटा ये कितना प्रेजेंट होता है, ये आपका 80% से 85% तक प्रेजेंट होता है। बेटा क्या हुआ, स्टार्च है, स्टार्च में दो पार्ट्स होते हैं, एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज होता है वो 50 to 20% होता है, और जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो बेटा होते हैं 80 to 85% होता है। क्लियर बेटा, अब देखिए इनके हम स्टार्च में से इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर में किस तरह से ये ग्लाइकोसिडिक बांध द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड्स होता है उसमें से हजारों संख्या में मोनोसेकेराइड्स होते हैं, और वो जो मोनोसेकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बांध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से ग्लाइकोसिडिक बांध ये फॉर्मेशन करता है। बेटा देखिए ग्लूकोज के जो दो पार्ट थे, एमाइलोज
और एमाइलोपेक्टिन्स। उस एमाइलोज में से एमाइलोज के स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पर। एमाइलोज के स्ट्रक्चर ने बताया जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, N=12 से N=100 तक हजारों मॉलिक्यूल्स आपस में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो हमने देखा कि जो एमाइलोपेक्टिन होता है एमाइलोज, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बेटा ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का एक पार्ट होता है और एक ये डी ग्लूकोज का पार्ट जो होता है वो दूसरे डी ग्लूकोज से अटैच हो रहा है। दूसरा डी ग्लूकोज पार्ट है तो तीसरे डी ग्लूकोज अटैच हो रहा है। इस तरह से N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज, बहुत ढेर सारे मात्रा में जो डी ग्लूकोज होते हैं वो दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? देखिए यहाँ पर बेटा ये कार्बन होता है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर से एक कार्बन है, ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है। इस डी ग्लूकोज में से पहले कार्बन का, पहले डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा देखा गया ये चौथा कार्बन 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन का पहले जो ग्लूकोज होगा उसका फोर्थ कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन, इससे देखिए ये यहाँ से जा रहा है और ये बॉन्ड बन के यहाँ से इस पहले कार्बन से अटैच हो रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होगा, यहाँ बेटा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 4 होते हैं। यहाँ देखिए फोर्थ कार्बन से अटैच होकर के ये पहले दूसरे डी ग्लूकोज के पहले कार्बन से अटैच हो रहा है और जिस बॉन्ड द्वारा अटैच हो रहा है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बोलते हैं। बेटा यहाँ पर ये यहाँ पर बन रहा है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जुड़ा होता है। इसी तरह से एक ये डी ग्लूकोज होता है, दूसरे अगले डी ग्लूकोज से कैसे जुड़ा होता है, इसका चौथा कार्बन और अगले डी ग्लूकोज के पहले कार्बन से, यहाँ से चौथा कार्बन इसका और इसके पहले कार्बन से एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से अगला फिर से एक कार्बन होगा, जैसे देखिए यहाँ पर इसका चौथा कार्बन इसके पहले कार्बन से अटैच है। इस तरह से अगला फिर से होगा, उसका पहला चौथा कार्बन उसके पहले कार्बन से अटैच होगा। इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके एक चेन का निर्माण करते हैं, रेखीय संरचना बनाते हैं। तो ये ग्लाइको इमेज, ये एमाइलोज की रेखीय संरचना होती है, इसको फिशर संरचना के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा? इस तरह से जो एमाइलोज है इसकी संरचना होती है, ये है पॉलीसेकेराइड्स करता है और बहुत ढेर सारे मात्रा में पॉलीसेकेराइड्स में से डी ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। क्लियर बेटा? अब देखिए इसके अणुभार की बात करें बेटा, इसका जो अणुभार होता है 10,000 से 50,000 तक इसका अणुभार होता है। क्लियर बेटा? इसका अणुभार कितना होता है? 10,000 से लेकर के 50,000 तक इसका अणुभार होता है और ये जल में घुलनशील होता है। ये जो पार्ट्स होता है एमाइलोज इसका, ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर बेटा? इस तरह से हमने देखा कि स्टार्च की एमाइलोज की फिशर संरचना थी। इसको बेटा एक रिंग संरचना भी होती है जिसे बोलते हैं फिशर संरचना बोलते हैं। ये बेटा रिंग संरचना होती है, इसे बोलते हैं हैबर संरचना के नाम से जाना जाता है। ये इसकी रेखीय संरचना होती है, इसको हम फिशर संरचना के नाम से जानते हैं। ये बेटा था स्टार्च में से एमाइलोज की फिशर रचना। क्लियर बेटा? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें से बेटा दूसरा एग्जांपल इसका होता है सेल्यूलोज। अभी आपने पढ़ लिया स्टार्च पढ़ा, दूसरा होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। क्लियर बेटा? सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। अब पॉलीसेकेराइड्स कैसे होता है? देखिए सेल्यूलोज पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है, एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। सेल्यूलोज होता है जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड्स होता है। यह पादप कोशिकाओं में से सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी सेल्स होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है। और प्रकृति में पाए जाने वाले, नेचर में पाए जाने वाले जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से 50% सेल्यूलोज का होता है। देखिए बेटा नेचर में बहुत ढेर सारे आपके कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उन कार्बनिक पदार्थों में से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों में से 50% सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो 50% कार्बनिक पदार्थों में से सेल्यूलोज पाया जाता है।
और सेल्यूलोज एक रंगहीन ठोस होता है, कलरलेस होता है बेटा, सॉलिड पदार्थ होता है ये, ठीक है, रंगहीन एक ठोस होता है और इसका जल तथा कार्बन विलायकों में ये पूर्णतः विलय होता है। मीन्स जैसे कि वाटर है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कंप्लीटली ये सॉल्युबल होता है। क्लियर बेटा? देखिए 50% होता है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें से 50% आपका सेल्यूलोज होता है, ठीक है। और वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें से वो कंप्लीटली विलय होता है, सॉल्युबल होता है। अब देखिए इसका अगर अम्लीय माध्यम में इसका जलवरण कर दिया जाता है तो ये डी ग्लूकोज प्राप्त करता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम अगर जैसे मान लीजिए स्टार्च का किया गया तो वहां पर डी ग्लूकोज बना हुआ था, तो इसका भी करते हैं तो डी ग्लूकोज बनता है, करके डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्लियर बेटा? अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर बेटा देखते हैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर जैसा कि आपने पढ़ा स्टार्च होता है बेटा, स्टार्च में से आपने देखा कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स में जुड़े होते हैं, तो जुड़ने के बाद एक चेन का निर्माण करते हैं। तो जब चेन बनती है तो उसे बोलते हैं रेखीय संरचना होते हैं, ठीक बेटा, उसे बोलते हैं रेखीय संरचना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सेल्यूलोज भी होता है, वो भी एक रेखीय संरचना बनाता है और जितने भी उसमें से मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जुड़े होते हैं। अब देखिए जो स्टार्च था, स्टार्च आपका अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो आपका सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज आपका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। बड़े स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज बना हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6 से कार्बन लगे हुए हैं और दूसरा ग्लूकोज है, मीन्स मोनोसेकेराइड्स है, तीसरा मोनोसेकेराइड्स है और एन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, तो ढेर सारी मात्रा में ऐसे नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स अटैच होंगे। क्लियर बेटा? अब हमको ये देखना होता है कि सेल्यूलोज में संरचना कैसे जुड़ती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। देखिए बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने का मतलब होता है जैसे एक मोनोसेकेराइड्स होता है उसका चौथे कार्बन से फोर्थ कार्बन और अगले नेक्स्ट मोनोसेकेराइड से के फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। और अटैच कैसे होता है इससे? देखिए इसका फोर्थ कार्बन अटैच हो रहा करके यहाँ पर फर्स्ट कार्बन अटैच हो रहा है, यहाँ पर जो बेटा बना रहा है इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर बेटा? बेटा इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर बेटा होता है ये इसको बोलते हैं बीटा बॉन्ड या बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है यहाँ पर। और आपने स्टार्च में देखा था, स्टार्च में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह से बेटा अगर दूसरा मोनोसेकेराइड्स कंपाउंड ऐड होता है अगर तो इसका इस मोनोसेकेराइड का फोर्थ कार्बन से अटैच होता है और नेक्स्ट जो मोनोसेकेराइड्स है उसके फर्स्ट कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका फोर्थ कार्बन और इसके फर्स्ट कार्बन से अटैच होकर के बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन से अटैच होते हैं कौन से बेटा? मोनोसेकेराइड्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, बहुत ढेर सारी मात्रा में नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं, हजारों की संख्या में मोनोसेकेराइड्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रेखीय संरचना और इसे बोलते हैं फिशर संरचना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बेटा? ये था बेटा आपका सेल्यूलोज था और बताया गया सेल्यूलोज होता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनमें से 50% ओनली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? और सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर बेटा? अब हम देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ग्लाइकोजेंस की बात करेंगे। ग्लाइकोजेंस भी एक पॉलीसेकेराइड्स होता है और ग्लाइकोजेंस कैसे होता है, कहाँ प्राप्त किया जाता है, क्या वर्क होता है उसका, ये देखते हैं बेटा। क्लियर? नेक्स्ट हम इसमें से मोनोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स में से ग्लाइकोजन की बात करेंगे। अगर बेटा ग्लाइकोजन भी जिस तरह से प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को सेल्यूलोज के रूप में संचित रखते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, उसी तरह से जो हमारा लिविंग बींग्स होता है, जंतु होते हैं, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करके रखते हैं, संचित करके रखते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट बेटा होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको सेल्यूलोज के रूप में संचित करके रखते हैं। उसी तरह से जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके इकट्ठा करके रखते हैं, बॉडी में संचित करके रखते हैं। अब देखिए जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ पर एकत्रित होता है? ग्लाइकोजन बेटा मुख्यतः ये आपका यकृत तथा पेशियों में संचित रहता है, यकृत और पेशियों में एकत्रित रहता है, संचित करके रखा जाता है। या हमारे जो लिविंग बींग्स हैं वो उनका जो मोनोसेकेराइड्स होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो लीवर में
या आपका जो लीवर के बाद बेटा होता है, जो आपका पेशियां होती है उनमें संचित करके रखा जाता है। अतः इसे जंतु स्टार्च के भी नाम से जाना जाता है। स्टार्च है तो यहाँ पर हो जाए एनिमल्स में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है जंतु स्टार्च के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए बेटा यकृत को अगर जलीय क्षारीय विलयन के साथ में उबालकर यकृत को जलीय क्षारीय विलयन में उबाल दिया जाता है, इससे प्राप्त किया जाता है आपका ग्लाइकोजन प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जलीय जल अपघटन करने पर अगर इसका मान लीजिए ग्लाइकोजन से इसका जल अपघटन कर दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कर दी जाती है, देन डी ग्लूकोज फॉर्म होता है। ठीक बेटा, इससे सिद्ध होता है कि ये भी जो ग्लाइकोजन है ये भी आपका डी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर्स होता है, बहुलक होता है। डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर्स होता है या कह सकते हैं इसका बहुलक होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका अगर देखा जाए अणुभार कितना इसका होता है, इसका अणुभार बेटा होता है ये 40,000 इनमें से 40 लाख तक होता है। इसका 40 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक होता है इसका अणुभार। ग्लाइकोजन का अणुभार जो होता है 40